हेलो एवरीवन, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 5 कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न विद। ऑप्शन ए क्या है आपका, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑप्शन बी है आपका द राइट टू इक्वलिटी, एंड ऑप्शन सी है राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्क, एंड ऑप्शन डी क्या है आपका कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, आपका आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, यानी कि विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। दूसरा ऑप्शन रहा आपका टू मैनेज इट्स आउन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, एंड ऑप्शन सी है to administer properly in accordance with the law. ऑप्शन डी है to payment of tax for promotion of any particular religion. ऑप्शन डी इज करेक्ट। कह रहे हैं कि कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, और आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है, according to clause 1 of the article 25 of the Indian Constitution, the freedom of religion is subject to the interest of, फर्स्ट है पब्लिक ऑर्डर, सेकंड मोरालिटी, थर्ड हेल्थ, एंड ऑप्शन डी क्या है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका आर्टिकल नंबर 25 क्लॉज 1 में क्या दिया गया है, पब्लिक ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर है, मॉरलिटी भी दी गई है, हेल्थ भी दी गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेनिफिट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन आपका है जो 4th वाला क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि which article of the constitution provides benefit to minority institution। ठीक है, ऑप्शन ए है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी है 16 आर्टिकल, एंड ऑप्शन सी है 15, एंड आर्टिकल 30। ये ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट। ऑप्शन कहते आर्टिकल नंबर 30 जो है वो क्या देता है, माइनॉरिटीज कहते कि आपका है वो क्या देता है, बेनिफिट देता है माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, क्वेश्चन यही कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, मतलब देता है क्या, बेनिफिट टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। ये आर्टिकल नंबर 30 है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो एक नोट है आपके लिए। ठीक है, नोट क्या है, आर्टिकल 13 गारंटीज द राइट टू माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, आर्टिकल 30 जो है वो गारंटी देता है या गारंटी देता है माइनॉरिटीज़ को, वो क्या कर सकें, अपने लिए इस्टेब्लिश कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अपने ही पसंद का। ठीक है, एंड आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो कहता है, द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मूव्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ।
किसके इन्फोर्समेंट के लिए हम अंडर आर्टिकल 32 हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है DPSP, ऑप्शन बी दिया है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी दिया है सिविल राइट्स, ऑप्शन डी दिया है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो हम किस के लिए सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट्स जो है इनके लिए क्या कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। ओके, आपके लिए एक नोट है। ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी FR a writ petition can be directly moved in SC। ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी FR यानी कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ये लिखा गया है। वही दूसरा नोट आपका जो आता है, लिख रहे हैं द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन्स for enforcing any of the fundamental rights conferred on them। ठीक है, जो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट को या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है आपकी द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इन इंडिया इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन, मतलब सभी व्यक्तियों को दी गई हैं फॉर एनफोर्सिंग एनी फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड ऑन देम। ठीक है, उसके बाद नोट्स नंबर 3 जो आता है, डॉक्टर अम्बेडकर जो है ना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को क्या कहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उन्होंने क्या कहा है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उन्होंने हार्ट एंड सोल कहा है किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। किनको कहा है, तो आर्टिकल नंबर 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं, उनको क्या कहा है इन्होंने, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 6 आपका आता है द रॉयल कमांड। ठीक है, द रॉयल कमांड ऑफ अ कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो रॉयल कमांड है ऑफ अ कोर्ट है ना, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो रॉयल कमांड दी जा रही है, उसे क्या कहेंगे, PIL कहेंगे या रिट्स कहेंगे या डायरेक्शन कहेंगे या नन ऑफ द एबव कहेंगे। तो PIL तो कहेंगे नहीं, PIL को आप जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, है ना, तो आपने इसी का कहना है डायरेक्शन कहना है। जो इन्फोर्समेंट फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जो रॉयल कमांड दी जाती है कोर्ट के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, डायरेक्शन कहेंगे। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बाय अ पार्लियामेंट्री है ना लेजिस्लेशन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वर empowered to enforce the fundamental rights of citizens in service matter। ठीक है, the legislation is ठीक है, क्या हो जाएगा, वो लेजिस्लेशन इनवैलिड होगा या invalid if the decision of he district court are subject to appeal before the supreme court। ऑप्शन सी क्या है, वैलिड होगा, ऑप्शन डी क्या है, वैलिड इवन इफ द पावर्स ऑफ अदर कोर्ट्स आर आउटेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद आपने आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन द SC इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ FR। ठीक है, कितने प्रकार की रिट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स को करें कि कितने प्रकार की रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए इशू कर सकता है। ठीक है, वो ऑप्शन आपका आता है,
ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी 5 है, ऑप्शन डी 3। तो वो आपकी कितने प्रकार की हैं? 5 ग्रिड्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ओके, नोट आता है अपने है वो नोट हैव आपकी रिट्स के नाम दिए गए हैं। पहला क्या है? हैवियस कॉर्पस है, दूसरा मैंडेमस है, तीसरा प्रोहिबिशन है, चौथा कोवेरेंटो है, पांचवा क्या है? सर्सियोरारी है, ठीक है। तो आपकी ये 5 तरीके की रिट्स हो गई जो अंडर आर्टिकल 32 दी गई हैं, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है, ठीक है। हाई कोर्ट के द्वारा 2 to 6 में, वहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर करना है तो आर्टिकल नंबर 32 में होता है। उसके बाद मैंडेमस क्या है उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। मैंडेमस है ना, हैवी आपने लिखना है मैंडेमस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है पब्लिक ड्यूटी की, टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। क्या किया जाएगा? पब्लिक अथॉरिटी को क्या किया जाएगा? डायरेक्ट किया जाएगा, दिशा निर्देश दिया जाएगा कि वो अपनी क्या करे, पब्लिक ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या होता है? हॉट इज़ योर अथॉरिटी, तुम्हारा अधिकार क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये क्या है? इल्लीगल है ना, इल्लीगल होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिसर। उसके बाद आता है आपका जो थर्ड वाली है सर्सियोररी, ठीक है। अगेंस्ट एनी क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है। फिर आपका अगला आता है नोट, वो है लिख रहे हैं when the inferior tribunal acts in contravention of the rules of natural justice, तो क्या किया जाता है? सर्सियोररी का इशू किया जाता है, ठीक है। जब क्या करते हैं ट्रिब्यूनल्स जो हैं एक्ट करते हैं इन कंट्रावेंशन ऑफ रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो रूल्स कहते कि नेचुरल जस्टिस के रूल को क्या कर देते हैं? कंट्रावेंशन करते हैं, तो रिट ऑफ सर्सियोररी इशू की जाती है। हैवियस कॉर्पस क्या होता है? द प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ अ पर्सन इलीगली डिटेन बिफोर अ कोर्ट, ठीक है। ये आपका क्या है? हैवियस कॉर्पस है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्रोहिबिशन, यानी कि टू फॉरबिड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका सुपीरियर कोर्ट होगा वो इन्फीरियर कोर्ट को मना करेगा कि ये आपका जुरिडिक्शन नहीं है, आप इसमें क्या नहीं कर सकते? निर्णय नहीं ले सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।